प्यारे बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज में जो गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसमें अभी टेस्ट सीरीज नंबर 12 अभी कंप्लीट हुआ है 24 डेट को, 24 जनवरी को। तो बेटा अभी जो टेस्ट हुआ है इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो फिजिक्स का जो पेपर आया था इसमें मॉडर्न फिजिक्स के 3 टॉपिक थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एटम और न्यूक्लियाई। ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। नीट एग्जाम हो, जेई मेन हो, इसमें खूब क्वेश्चन आता है। तो आज जो है 45 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन के सोल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जिस तरह से वीडियो हम अपलोड करते हैं उस हिसाब से इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट शुरू के 15 क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। और इस क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन में जो आपके कुछ डाउट रहे हों, जो आपको दिक्कत रहे हों, उसके एनालिसिस बेटा आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 12 का, स्टार्टिंग से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से लेके 15 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन। ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हीलियम प्लस आयन इज इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज। ये ध्यान देना चाहिए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो लिखा है इसमें कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि n इक्वल टू 1 मान के सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 1 ग्राउंड लेवल छोड़ के होता है, यानी ये n इक्वल टू 2 की बात कर रहा है। तो n इक्वल टू की आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो आयोनाइजेशन, ई आयोनाइजेशन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन ब्रैकेट Z स्क्वायर अपान n स्क्वायर। Z इज एटॉमिक नंबर। तो हीलियम प्लस है ना, यह देखो हाइड्रोजन लाइक एटम है ना, हीलियम प्लस इज हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 2 होगा। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n इसका वैल्यू 2 होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर देखना है तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 और n का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 से 4 यहाँ पे कट गया। और इस तरह से हीलियम प्लस आयन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इस मामले से आप लोग को सॉल्व कर लेना था, ये इसका आंसर है। इसमें Z का विशेष ध्यान देना था और n का वैल्यू ध्यान देना था। तो हीलियम प्लस इज नॉट हाइड्रोजन एटम, इट इज हाइड्रोजन लाइक एटम एंड इट्स Z इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू आल्सो 2। Z और n का वैल्यू पुट करने पर ये आंसर आपको फर्स्ट आंसर मिल गया। आई होप इस क्वेश्चन आप सही किए होंगे। ये जो भी सीरीज चल रहा है सोल्यूशन का, क्वेश्चन के सोल्यूशन का, जितने भी टेस्ट होते हैं उसका सोल्यूशन ऑलरेडी कराया जा रहा है। केमिस्ट्री वाले सर भी इसका सॉल्व करके पूरा अपलोड, उनका भी वीडियो अपलोड होता है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आपके डाउट रहे हों जरूर आप लोग देख लिया कीजिए, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको जो आप सीखेंगे तभी जाके आप आगे बढ़ेंगे और इंप्रूवमेंट आपका होगा और आपको सिलेक्शन मिलेगा। इस तरह से ध्यान देना चाहिए कि ऐसे बच्चे जो टेस्ट ऑलरेडी नहीं दे रहे हैं, है ना, दूसरे शहर में रहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि क्वेश्चन सामने आ जाता है और इतने क्वेश्चन के सलूशन आपको मिलते हैं। तो वीडियो रोक करके पॉज करके आप क्वेश्चन देखा कीजिए और उसको अपने मन से सॉल्व करने का प्रयास किया कीजिए, और नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका सलूशन तुरंत देख लिया कीजिए। इसलिए प्यारे बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसलिए वीडियो को खूब आप लोग अपने दोस्तों मित्रों में शेयर किया कीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, जिससे हम लोग जो मेहनत करते हैं वो थोड़ा अच्छा लगे, मेहनत करने में भी हम लोग को अच्छा लगे। तो आओ सेकंड नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, जिसमें कि देख लो हाइड्रोजन का नाम लिया है, फिर ड्यूटेरियम का नाम लिया है, और उसके बाद से सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम का नाम लिया है ना। इसके बाद से डबली आयोनाइज्ड लिथियम का नाम लिया है। तो ये जो हीलियम है और लिथियम है ये हाइड्रोजन लाइक एटम है, और n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। तो इनके लिए, हाइड्रोजन के लिए, ड्यूटेरियम के लिए और हीलियम और लिथियम के लिए जो वेवलेंथ जनरेट हो रहा है λ1, λ2, λ3 और λ4 जनरेट हो रहा है। तो कह रहा है कि इन तीनों में, चारों में क्या रिलेशन है। तो यहां पर हम लोग लगाते हैं प्यारे बच्चों रीडबर्ग इक्वेशन, है ना, रीडबर्ग इक्वेशन लगाना पड़ेगा। पहले तो यहां देखिए हाइड्रोजन का नाम लिया है, इसके बाद से देखते हैं क्या है। हाँ, 1H1, 1H2, देखो 1H1 का नाम लिया है, फिर 1H2, इसके बाद से हीलियम 2He, 2He4, और यहाँ दिया है प्लस, और लिथियम, लिथियम में 3Li6, 3 लिथियम 6, और डबल आयोनाइज्ड है
यानी ये दोनों हाइड्रोजन लाइक एटम हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं जब हाइड्रोजन लाइक एटम होता है तो जेड का विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका जो जेड का वैल्यू है 1 है, इसका जो जेड का वैल्यू है 1 है, इसका जो जेड का वैल्यू है ये 2 है, और इसका जो जेड का वैल्यू है ये 3 है। देख लो, अब जो वेवलेंथ जनरेट हो रहा है तो इसके लिए रिडबर्ग की इक्वेशन लगा दो, 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, है ना। इसको अप्लाई कर लो तो यहाँ से आप देख रहे हो कि 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है क्वेश्चन में लिखा है, देखो n = 2 से n = 1 में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 - 1/4, लेकिन सब में जिस वेवलेंथ की हम बात करेंगे सारे वेवलेंथ में ये कांस्टेंट होगा, आर कांस्टेंट होगा। इसका मतलब यहाँ से जो 1/λ आ रहा है ये आप देख लीजिए जेड स्क्वायर के इन्वर्सली है, दैट इज लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, जेड स्क्वायर। अब अगर इसके लिए हम z = 1 रख दें तो λ1 का वैल्यू आ जाएगा, z = 1 रख दें तो फिर λ2 आ जाएगा, और z = 2 रख दें तो λ3 का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, z = 3 रख दें तो λ4 का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और यहाँ से देखते हैं तो z = 1 इसके लिए भी है, क्लियर हो गया कि λ1 किसके बराबर है, λ2 के बराबर है। अब आंसर अगर देखना है तो एक ही आंसर ऐसा दिख रहा है जिसमें λ1 λ2 इक्वल दिख रहा है, देखो λ1 = λ2 दिख रहा है। अब आगे सॉल्व ना करो तभी भी काम बन जाएगा, लेकिन आओ सॉल्व कर लेते हैं। तो वेवलेंथ का जो रेशियो आएगा ये आ जाएगा λ1 रेशियो λ2 रेशियो λ3 रेशियो λ4 इज इक्वल टू 1/z स्क्वायर, तो आ जाएगा 1, फिर 1/z स्क्वायर यानी 1, फिर 1/z स्क्वायर, तो z का वैल्यू अब 2 रखना है तो हो जाएगा 4, और फिर z का वैल्यू 3 रखना है तो आ जाएगा कितना, 9। तो इस तरह से अगर देखें तो λ1 और λ2 का जो रेशियो है, λ1 λ2 का रेशियो यहाँ से 1/1 यानी ये 1 आ गया, यानी λ1 = λ2 के बराबर आ गया। इसी तरह से λ1 और λ3 का अगर रेशियो देखें तो λ1 λ3 का रेशियो 1/1/4 = ये 4 आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि λ1 = 4λ3 आ गया। इसी तरह से λ1 और λ4 का अगर रेशियो देखें तो यहाँ से 9 आ गया, है ना, λ1 और λ4 यानी 1/1/9। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आ गया λ1 = 9λ4, है ना। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि λ1 = λ2 = 4λ3 = 9λ4। ये रिलेशन हम लोग को कंप्लीट मिल गया, है ना। ये ध्यान देना है यहाँ पर। तो इस तरह से इसमें डी ऑप्शन सही है। λ1 = λ2 = 4λ3 = 9λ4। कभी भी इस टाइप का जब ट्रांजिशन देख इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जंप कर रहा है तो रिडबर्ग इक्वेशन अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है सोल्यूशन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। देखो इलेक्ट्रॉन का स्पीड थर्ड ऑर्बिट में फॉर हीलियम प्लस एंड स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज, है ना। तो देख लो हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है बट हीलियम प्लस इज हाइड्रोजन लाइक हो गया। तो ऐसे में आप ये देखिए कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है किसी भी ऑर्बिट में 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू, ये क्लियर होना चाहिए कि जेड और एन पर ये कैसे डिपेंड होता है। देख लो इसका मतलब जो स्पीड होता है वह एटॉमिक नंबर जेड और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की इन्वर्सली होता है, जेड के डायरेक्टली हो सकता है होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देख लें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम प्लस, है ना, अपॉन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, है ना, तो ये हो जाएगा Z/n फॉर हीलियम, और अपान करेंगे तो ये पलट जाएगा और ये आ जाएगा N/Z ऑफ हाइड्रोजन। अब रख दो वैल्यू, Z का वैल्यू क्या रखना है भाई, हीलियम के लिए 2 रख दो, n = 3 रख दो क्योंकि थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है। हाइड्रोजन के लिए भी n = 3 रख दो, और इसके लिए Z = 1 रख दो क्योंकि हाइड्रोजन है, 3 से 3 कट गया,
और ये रेशियो कितना आ गया, 2:1 आ गया। डी ऑप्शन इसमें सही दिख रहा है। इसके लिए ये फॉर्मूला आपको क्लियर याद रहना चाहिए कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड हम कैसे फाइंड करेंगे, क्लियर याद रहना चाहिए। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक सेकेंड, कोई क्वेश्चन छूट गया क्या इसमें? नहीं, ठीक है, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग हैं। In Bohr's atomic model of hydrogen, K is kinetic energy, P is potential energy, is total energy, kinetic energy, potential energy, total energy. The electron respectively. Choose the correct option when the electron undergoes transition to higher level. है ना, लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में अगर जा रहा है तो क्या घटेगा और क्या बढ़ेगा? तो ऑल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी इंक्रीजेस। टोटल सारे वैल्यूज इंक्रीज नहीं करते हैं, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता है, टोटल एनर्जी इंक्रीज होता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है। तो यहाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, बहुत सही। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी इंक्रीजेस, बी ऑप्शन मिल गया। ये क्लियर एकदम रहना चाहिए। लोअर एनर्जी लेवल से जब हाई एनर्जी लेवल में जाते हो तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है, स्पीड डिक्रीज करती है इलेक्ट्रॉन की, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है, टोटल एनर्जी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये खूब क्वेश्चन एग्जाम में थ्योरेटिकल आता है, और जब एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट इसको गलत कर देता है, क्योंकि वहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या घटता है और क्या बढ़ता है। तो ऐसे भी सोचो कि जैसे तुम ग्राउंड लेवल से सीढ़ी के रास्ते ऊपरी मंजिल पे अगर तुम जा रहे हो, मन में सोचो ऐसा, है ना, तो तुम्हारी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, टोटल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्पीड क्या होती जाएगी, थकोगे ना, है ना, तो स्पीड कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो ऐसे भी आप इस कॉन्सेप्ट को मन में रख सकते हो, है ना, और ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 5 number question. The atomic hydrogen emits a line spectrum consisting of various series. Which series of hydrogen atomic structure laying in the visible region? तो देखो हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम होता है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो लाइमन सीरीज होता है, पहला जो लाइमन सीरीज, जो लाइमन सीरीज होता है प्यारे बच्चों, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्रिएट करता है, अल्ट्रा वायलेट। इसके बाद से लाइमन के बाद से जो बामर सीरीज आता है, बामर सीरीज, इसका वेवलेंथ इससे ज़्यादा हो जाता है, और अल्ट्रा वायलेट के बाद से आ जाता है विजिबल रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन। इसके अलावा जो इसके बाद से ब्रैकेट सीरीज, पासन सीरीज, फुंड सीरीज होते हैं, वो सब के सब इंफ्रारेड रेडिएशन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, IR रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। ये पता होना चाहिए, हमने कॉपी में लिखाया भी था एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते समय। तो लाइमन सीरीज प्रोड्यूस अल्ट्रावायलेट एंड बामर सीरीज प्रोड्यूस विजिबल रेडिएशन फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के लिए। तो बामर सीरीज जो होगा वह विजिबल रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। नोट्स पलट के आप लोग देखिएगा, जो पढ़ाया गया था उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, according to Bohr atomic model in which of the following transition will the frequency will be maximum? तो देखो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कब होगा, जब दो लेवल के बीच का डिफरेंस की एनर्जी ज्यादा होगा। तो ये n=1 होता है, या n=2, n=3, n=4। तो यहाँ पर अगर देखें तो 2 और 1 के बीच, अगर हम लोग देखें 2 और 1 के बीच, तो इसका वैल्यू होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका जो डिफरेंस होता है प्यारे बच्चों, लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है। और किसी भी आप वो लेवल में आप डिफरेंस देखो तो इतने का डिफरेंस आपको किसी लेवल में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो यहाँ से जो रेडिएशन जनरेट करता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, जो दिया है, जैसे n=5 से n=4 दिया है ना। ये डिफरेंस कम होता है, 3 to 2 में भी डिफरेंस कम होता है, 4 से 3 में भी कम होता है, लेकिन 2 से 1 में ये वैल्यू का डिफरेंस आप कहीं भी निकाल के देख लो, सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ आएगा। इसलिए इसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी, और इसके इलेक्ट्रॉन जो रेडिएशन जो प्रोड्यूस होगा उसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा। तो ये सी ऑप्शन इसका सही है। यह है प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन।
if lambda 1 lambda 2 are the wavelength of the third member of Lyman and first member of the Paschen series, है ना। तो हम लोगों को थर्ड मेंबर लाइमन सीरीज का चाहिए और फर्स्ट मेंबर पासन सीरीज का चाहिए। तो अब ये जो स्टूडेंट इसको क्लियर एक डायग्राम बना के सॉल्व किया होगा, जरूर सॉल्व कर लिया गया होगा। तो लाइमन सीरीज के लिए n = 1 जरूर चाहिए। इसके बाद n = 2 की बात कर लेते हैं, फिर n = 3 की बात कर लेते हैं एंड n = 4 की बात करते हैं, और ये n = 5 की बात कर लेते हैं। अब आप देखिए कि लाइमन सीरीज का ये पहला लाइन है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। यहाँ से चलेगा तो फर्स्ट लाइन ऐसे देख लो, लाइमन सीरीज का पहला लाइन, लाइमन सीरीज का दूसरा लाइन और लाइमन सीरीज का ये तीसरा लाइन है। ध्यान दो, ये इसकी बात कर रहा है। इससे जो रेडिएशन निकल रहा है ये वेवलेंथ है कितना, λ1। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ये बात भी कर रहा है। बैक नहीं हो रहा है, ये देखते हैं क्या, कभी कभी टेक्निकल ऐसा फॉल्ट आ जाता है कि समझ नहीं आता क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कह रहा है λ1 λ2 आर द वेवलेंथ ऑफ द थर्ड लाइन मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ पासन सीरीज, है ना। तो दोनों के वेवलेंथ का रेशियो चाहिए। तो यहां पर अगर हम बना लें इस तरह से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, n = 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज क्या नाम लिया है, देखो यहाँ पर लाइमन सीरीज का थर्ड मेंबर यानी थर्ड लाइन, है ना। तो किसी भी हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन अगर n = 1 में आ रहा है तो लाइमन सीरीज होता है। तो अगर ये इसकी बात करें तो ये फर्स्ट लाइन होगा लाइमन सीरीज का। सेकेंड लाइन जो तीसरा लाइन होता है वह n = 4 से आएगा, है ना। इसकी बात कर रहा है, देखो लाइमन सीरीज का पहला लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन, इससे जो रेडिएशन निकल रहा है इसका वेवलेंथ λ1 है। n = 3 से n = कहीं से भी n = 2 से इलेक्ट्रॉन, n = हाई एनर्जी लेवल से 2 मेगा इलेक्ट्रॉन आता है तो वह बामर सीरीज होता है। तो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। तो पासन सीरीज क्या होता है कि किसी भी हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन n = 3 में आता है तो पासन सीरीज होता है। लेकिन पासन सीरीज के पहले लाइन की बात कर रहा है तो देखो n = 4 से n = 3 की बात करेंगे और ये हो जाएगा λ2। अब दोनों का क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, रेशियो। तो जब रेशियो पूछ रहा है, और देख लो फिर से यहाँ पर देख लो, थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ पासन सीरीज, है ना। तो ये पासन सीरीज का पहला लाइन है और ये लाइमन सीरीज का तीसरा लाइन है। तो यहाँ से 1/λ1 = r ब्रैकेट में 1/ फाइनल स्क्वायर यानी 1/1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1/4 स्क्वायर इज 1/16। तो यहाँ से आ गया 1/λ1 = r इन ब्रैकेट, यह आ गया 15/16, यह आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब इस तरह से पासन सीरीज के अगर फर्स्ट लाइन की बात करें तो पासन सीरीज का फर्स्ट लाइन 4 से 3 के लिए होता है। तो ये हो जाएगा 1/λ2 = r ब्रैकेट में 1/3 का स्क्वायर 9 और माइनस 1/4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से आ गया 1/λ2 = r
और यहाँ से 9 इंटू 16 एलसीएम हो जाएगा और ये 16 माइनस 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7r अपान 16 और ये हो गया कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब अगर हम रेशियो ले लें तो रेशियो जब लेंगे तो फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दें अगर, तो फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा लैम्डा 2 अपान लैम्डा 1 इज इक्वल टू, जब फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड करेंगे तो ये लैम्डा 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये आ गया देखो 15r/16 है ना, 15r अपान 16 अपान, जब इससे आप डिवाइड करोगे, इससे जब डिवाइड करोगे तो ये 16 अपान 7r हो जाएगा। देख लो 16 अपान 7r और ये 16 से 16 कट जाएगा, सॉरी यहाँ पर 7r अपान 9 इंटू 16 है, साथ में 9 भी है ना, 9 भी है तो यहाँ पर 9 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 16 से 16 कट गया, r से r कट गया और ये आ गया 15 इंटू 9 अपान 7। इसको पलट दो तो लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 इज इक्वल टू 7 अपान 15 इंटू 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7 अपान 135। तो इस तरह से इसका रेशियो आ जाएगा 7 और 135 का रेशियो। देखो आंसर इसका मिल चुका होगा 7:135 का रेशियो। तो ये समझना जरूरी है कि किसको लाइमन सीरीज कहते हैं, किसको पास्कल सीरीज कहते हैं, कौन इसका फर्स्ट मेंबर है, कौन इसका थर्ड मेंबर है, कौन सीरीज लिमिट है, ये आपको आइडिया रहेगा तभी प्यारे बच्चों इसका आप क्वेश्चन कर पाओगे। और एक डायग्राम जरूर बनाना चाहिए, बिना डायग्राम बनाए अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आप ऐसे मन में रखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए डायग्राम बना के ही इसके क्वेश्चन आपको करने चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर मोशन करता है ऑर्बिट में तो इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो ये जो सर्कुलर मोशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, इसका रेडियस कितना होगा r, स्पीड कितनी होगी v, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेलरेशन आप निकालने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है v² अपान r। आंसर देखो r के टर्म में चाहिए, h के टर्म में चाहिए। अब v² अपान r में v का वैल्यू रख दो, इसके लिए सेकेंड पासलेट लगा दो और सेकेंड पासलेट आप जानते हो कि mvr इज इक्वल टू होता है n इंटू h अपान 2π। तो यहाँ से स्पीड v इज इक्वल टू आ गया nh अपान 2π, m यहाँ से इधर आ जाएगा और r आ जाएगा और यही वैल्यू रख दो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में v² अपान r। तो v² अपान r मतलब इसका स्क्वायर कर दो, n² h² अपान 4π² m² r², एक r पहले से है या r³ हो गया और n=1 की बात कर रहा है तो n=1 पुट कर दो तो आ गया h² अपान 4π² m² r³। देख लो आंसर मिल गया। तो ये एक्सेलरेशन में कौन सा एक्सेलरेशन निकालोगे, इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो कौन सा एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो देख लो आंसर मिल गया इसका h² अपान 4π² m² r³। सेकेंड पासलेट से v का वैल्यू रख देना है, क्वेश्चन क्या हो जाना है, सॉल्व हो जाना है। देख लो आंसर आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द टाइम एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर of the hydrogen atom due to the motion of electron in the nth orbit is proportional to। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है प्यारे बच्चों वो n पर कैसे डिपेंड होगा। मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता है, r रेडियस में nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो ये एक कन्वेंशनल करंट बनाता है अपने मोशन के अपोजिट, जिससे कि ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का बस डिपेंडेंसी हम लोग को देखना है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है प्यारे बच्चों जो सेंटर पे प्रोड्यूस होता है ये होता है μ0 अपान 4π इंटू QV अपान r²। देख रहे हो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड μ0 अपान
4 पाई क्यू का स्थान पे इलेक्ट्रॉन ई हो जाएगा इंटू वेलोसिटी अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है देख लो स्पीड v अपान आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सबको पता है कि जो स्पीड होता है ये n के इनवर्सली होता है और जो रेडियस होता है ये n स्क्वायर के क्या होता है डायरेक्टली होता है। ये तो भाई सबको क्लियर है। तो यहाँ अगर प्रोपोर्शनलिटी हम लोग लगा दें तो v को हम अगर 1 अपान n लिख दें, है ना, देखो 1 अपान n और r को n स्क्वायर लिख दें तो उसका जो स्क्वायर हो जाएगा n पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रोपोर्शनलिटी आ गई, देखो मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रोपोर्शनलिटी आ गई वो 1 अपान n पावर 5 आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n पावर के आ गया -5 आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो कन्वेंशनल करंट बनाता है जिससे कि न्यूक्लियस पर वह चार्ज क्रिएट करता है ना, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है उसकी डिपेंडेंसी ये है, ये सबको क्लियर होना चाहिए। यही तो रीजन है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की वजह से ईच एटम ऑफ एनी सब्सटेंस बिहेव्स एज ए मैग्नेट व्हिच इज नोन एज एटॉमिक मैग्नेट। तो इसका आंसर हम लोग को मिल रहा है, देख लो n पावर -5 के प्रोपोर्शनल होगा, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n पावर -5। एक बार सॉल्व कर लो, हमेशा के लिए याद रहेगा, जिससे कि इसके और भी बेस्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन हाइड्रोजन लाइक एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम m सेल टू द l सेल। अब देखो KLMN की बात आप करो, देखो n इक्वल टू जो 1 होता है, n इक्वल टू 1 यही होता है K, इसके बाद से n इक्वल टू 2 ये होता है L, फिर बेटा n इक्वल टू 3 ये होता है M, n इक्वल टू 4 ये होता है N, देखो KLMN। अब क्या बात कर रहा है, हाइड्रोजन लाइक एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम M सेल टू L सेल, M सेल से L सेल में जा रहा है ना, M सेल से L सेल में आ रहा है इस तरह से। तो इसका जो M से L स्पष्ट कर रहा है, M से L में आ रहा है, M सेल टू L सेल, तो वेवलेंथ ये लैम्डा जनरेट कर रहा है। अब कर इलेक्ट्रॉन अगर N सेल से L सेल में आवे तो कितना वेवलेंथ जनरेट करेगा N सेल से L सेल में। तो N सेल से जब L में आएगा, देख रहे हो, N से जब L में आएगा तो कितना वेवलेंथ जनरेट कर रहा है, तो ये वेवलेंथ लैम्डा जनरेट कर रहा है, तो ये वेवलेंथ लैम्डा डैश जनरेट करेगा, इसी को पूछ रहा है। तो यहाँ लाइमन सीरीज बामर सीरीज का नाम ना लेकर के KLMN का नाम लिया है, एकदम सिंपल है। तो M से L आने में वेवलेंथ लैम्डा जनरेट कर रहा है रेडिएशन, तो N से L आने में कितना जनरेट करेगा। अब रिडबर्ग इक्वेशन लगा करके आप रेशियो ले लो, अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू R, ब्रैकेट में इसके लिए देखो 3 से 2 में आ रहा है, तो 1 अपान 4 माइनस 1 अपान 9, तो यह आ गया 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू R, यह आ गया 4 इंटू 9, तो यहाँ आ गया 5, तो यहाँ से आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 36 अपान 5R, फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन बना लो इसके लिए, तो 1 अपान लैम्डा डैश लिख दो, R लिख दो, Z स्क्वायर लिखो चाहे नहीं लो, रेशियो लेना है वो कट जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपान 2 यानी 1 अपान 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अपान 16, तो यहाँ से 1 अपान लैम्डा डैश इज इक्वल टू R 4 इंटू 16, है ना, और ये हो जाएगा 16 माइनस 4, तो यहाँ से आ गया 1 अपान लैम्डा डैश, 1 अपान लैम्डा डैश इज इक्वल टू 16 इंटू 4 अपान 4। अब इसमें रेशियो ले लो, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, तो यहाँ से लैम्डा डैश ही फाइंड कर लो, तो लैम्डा डैश फाइंड कर लो, 4 से 4 कट गया, बराबर 1 अपान 16 आ गया, है ना, और साथ में R भी रहेगा, यहाँ पर R रहेगा यहाँ पर, तो हो जाएगा R अपान 16, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब अगर आप रेशियो ले लो तो लैम्डा अपान लैम्डा डैश इज इक्वल टू 36 अपान 5R, और ये पलट जाएगा तो 16 अपान लैम्डा डैश इज इक्वल टू
36/5R है ना, और यहाँ पर 1/λ डैश इजकल टू यहाँ से R इंटू 4 इंटू 16, 16 माइनस 4, तो 1/λ डैश इज इक्वल टू 1/λ डैश इजकल टू, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको सही करना पड़ेगा। ओके, हाँ, तो यहाँ से 1/λ डैश इज इक्वल टू R इंटू 4/16 इंटू 4 से 4 कट गया, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू 16/R, ये सेकंड इक्वेशन हो गया है ना। तो देखो लैम्डा में लैम्डा डैश से डिवाइड कर दो तो 36/5R इंटू ये पलट के 16/R हो जाएगा है ना। यहाँ थोड़ा सा इसको प्यारे बच्चों आप लोग देख लेना, हमने इक्वेशन बना दिया है, थोड़ा सा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, इस बार एक बार आप लोग चेक कर लेना। ओके है ना, एक बार चेक कर लेना, आ जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन सीरीज। अब देखो प्यारे बच्चों, लाइमन सीरीज यानी n इक्वल टू 1 और सीरीज लिमिट मतलब लास्ट लाइन इनफाइनाइट होता है, तो लाइमन सीरीज का सीरीज लिमिट यानी लास्ट लाइन से n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इससे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है न्यू एल जनरेट हो रहा है। देन द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुंड सीरीज है ना। अब फुंड सीरीज सोचो क्या होता है, तो फुंड सीरीज n इक्वल टू 1 में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो लाइमन सीरीज, n इक्वल टू 2 में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो बामर सीरीज, n इक्वल टू 3 में जब इलेक्ट्रॉन आएगा n इक्वल टू 3 में तब हो जाएगा प्यारे बच्चों पासन सीरीज, n इक्वल टू 4 में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ब्रैकेट सीरीज, और n इक्वल टू 5 में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तब क्या होता है फुंड सीरीज। तो सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फुंड सीरीज कह रहा है, यानी इनफाइनाइट से n इक्वल टू 5 में आना पड़ेगा। ये क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किस में आता है तो वो फुंड सीरीज कहलाता है। तो हम n इक्वल टू 5 की बात कर लें और सीरीज लिमिट होगा तो इनफाइनाइट से आएगा, तो हो जाएगा न्यू, इसका न्यू हम लोग को बताना है फुंड सीरीज का। तो देखो ये लाइमन सीरीज का सीरीज लिमिट है और फुंड सीरीज का सीरीज लिमिट है। सीरीज लिमिट हमेशा लास्ट लाइन से आता है, इनफाइनाइट से आता है। तो तुम वेवलेंथ पहले देख लो, देखो इसका वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे, R 1 माइनस 1/इंफिनिटी, तो देखो R के बराबर आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसका देख लें तो 1/λ इज इक्वल टू R 1/25 माइनस 1/इंफिनिटी, तो ये आ गया प्यारे बच्चों R/25 सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड कर दो तो पलट जाएगा, λ/λ इज इक्वल टू R/25 ऊपर चला जाएगा, तो आ गया 25। अब इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लो, जब फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करोगे तो ये पलट जाएगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली होता है। तो देख लो λ/λ इज इक्वल टू 25, जब फ्रीक्वेंसी करोगे तो ये हो जाएगा न्यू L/न्यू इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से अगर न्यू हम निकाल लें तो न्यू इज इक्वल टू न्यू L/ कितना आ गया 25, तो न्यू L/25 इसका आंसर आ जाएगा, न्यू L/25। तो इसमें लाइमन सीरीज का सीरीज लिमिट का नाम लिया है और फुंड सीरीज के सीरीज लिमिट का नाम लिया है। तो डायग्राम एक बना के अगर सॉल्व करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। ये देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी अपने हिसाब से दे दिए हैं, ½ k² इसे फोर्स निकालना पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल के और प्रोसेस से क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो इसका जो रेडियस है n पर कैसे डिपेंड है और एनर्जी n पर कैसे डिपेंड है। पोटेंशियल एनर्जी इज ½ k²। तो पोटेंशियल एनर्जी दिया है ½ kr²। तो इससे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, फोर्स निकाल लेंगे, -du/dr
इसको डिफरेंशिएट कर देंगे KR²/2, तो K/2 बाहर आ गया, माइनस भी बाहर है, इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2R, 2 से 2 कट गया, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आ गया ये आ गया K×R, और यही प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/R इज टू कितना आ गया KR, तो यहाँ से mv² इज KR², तो v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया R², तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया R। अब n की डिपेंडेंसी हमको R पे देखनी है कि n की डिपेंडेंसी कितनी होगी, तो इसके लिए लगा दो mvr इज n इंटू h/2π, तो यहाँ से आ जाएगा m इंटू n इंटू, और यहाँ से अगर डिपेंडेंसी इसकी देख लें तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है ना, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी में अगर देखें तो चलो अभी ऐसे रहने तो n इंटू h/2π, तो v इंटू R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया n, और जब पर्सनलिटी लिखना है तो इसको भी तुम R लिख दो, क्योंकि यहाँ देख रहे हो यहाँ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी पूरा चेंज कर दिया है, तो डिपेंडेंसी में हो जाएगा R इंटू R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो R² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया √n, देख रहे हो, तो यहाँ पे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √n होगा, और ऐसा एक ऑप्शन हम लोग को यहाँ दिख रहा है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √n, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। लेकिन अब एनर्जी का अगर देखें तो तुम काइनेटिक एनर्जी देख लो चाहे टोटल एनर्जी देख लो, अगर काइनेटिक एनर्जी प्यारे बच्चों देखोगे, क्योंकि जो डिपेंडेंसी काइनेटिक एनर्जी की होती है वही टोटल एनर्जी की होती है, तो यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी देख लें तो E इज इक्वल टू हाफ mv², तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², और यहाँ से v², जो v आया है आप देख लो, जो v आया है वो किसके प्रोपोर्शनल आया है R के, है ना। अच्छा हम लोग को किस पे डिपेंडेंसी देखना है, n पे देखना है, तो पहले तुम इसी को बदल लो, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया R, तो ये हो जाएगा R², और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आया है √n का स्क्वायर, तो इस तरह से E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया n के आ गया। ओके, तो इसमें हम लोग का आंसर जो दिख रहा है, ये आंसर हम लोग को दिख रहा है बी ऑप्शन। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी अपने हिसाब से दे दिया है, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकाल लेना था, उसी से सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल के प्रोसेस से क्वेश्चन करना था। If a capacitor is connected to AC supply V0 sin omega t, if supply frequency omega is increased, तो displacement current plate increases, displacement current of plate decreases, displacement current plate remains constant, capacitive reactance increases। तो प्यारे बच्चों, जो कैपेसिटर जो कनेक्ट किया है AC सप्लाई से, तो इक्वेशन दिया है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन दिया है एसी सप्लाई से, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओमेगा को इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो जब ओमेगा को इंक्रीज करेंगे तो ऐसे में इसका जो एक्सेसी होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये होगा 1/ωc, और चूंकि ओमेगा इंक्रीज कर रहे हैं, तो ओमेगा इंक्रीज कर रहे हैं तो जो एक्सेसी होगा वो डिक्रीज करेगा, जब एक्सी डिक्रीज करेगा तो सर्किट में करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब डिक्रीज करेगा तो सर्किट में करंट इंक्रीज करेगा, तो ऐसे में जो करंट होगा वही डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, तो इस हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। ओके, यहां से देख लो, एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए सेल, व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज टू 1.25 एम्पियर, तो डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ रहे हैं। तो हमने क्या बताया था, कैपेसिटर में जो सर्किट में जो करंट फ्लो होता है, सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वही डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, तो जो वैल्यू दिया है वही आपको टिक लगा देना था, कितना
1.25 एम्पियर। ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड पार्ट का इक्वेशन दिए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट का इक्वेशन पूछ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू E0 अपान B0। तो यहाँ से E0 का वैल्यू निकाल लो तो हो जाएगा CB0, C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा और B0 का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁸। प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया है, देख लो ये B0 का वैल्यू है तो ये आ जाएगा कितना 9। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आप लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर देखो 9 एक ही जगह दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। बाकी सारे टर्म यही रहेंगे और यहाँ जो जे कैप है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों के कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और स्पीड तीनों आपस में कितने डिग्री पर होते हैं 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर चूंकि जे कैप है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के कैप। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें टोटल जो 45 क्वेश्चंस हैं, 45 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चन इसमें से आज इस वीडियो में हमने सॉल्व करा दिया। अब अगले वीडियो में आप देखिएगा कि 16 से लेकर के 30 तक 15 क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएंगे। तो 3 पार्ट पे इसको हम सॉल्व कराते हैं। तो आज के 15 क्वेश्चन में जो आपके मिस्टेक हुए हों उसको आप देख लीजिए, उसके एनालिसिस कर लीजिए, जिससे कि वो आपका इम्प्रूवमेंट हो जाए, फिर आगे आपसे मिस्टेक ना हो। थैंक यू प्यारे बच्चों।